हेलो बच्चों, फिर से आप सबका स्वागत है मेरे चैनल फिजिक्स और मैथ्स बाबा पे। ये लेक्चर सीरीज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं जो कि फिजिक्स का सेकंड चैप्टर है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग और राजस्थान बोर्ड के अकॉर्डिंग थर्ड चैप्टर है। बाकी बोर्ड्स उसके अकॉर्डिंग देख लीजिए, लेकिन चैप्टर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऐसे कुछ चैप्टर का नाम मिलेगा। ठीक है, सो ये जो बेसिकली चैप्टर है वो पूरी तरीके से पोटेंशियल पे बेस्ड है, जिसके बारे में अपन ऑलरेडी क्लास 10th में पढ़कर आ चुके हैं, लेकिन वहाँ पे हमें कुछ ढंग से समझ आता नहीं था क्योंकि एक रटी रटाई डेफिनेशन वहाँ पे लिखी होती थी, वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू सम पॉइंट ऑफ कंडक्टर अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ऐसी कुछ रटी रटाई डेफिनेशन अपन वहाँ पे पढ़ते थे जो कि सब ऊपर से जाती थी। ठीक है, तो बेसिकली उसी टॉपिक को अपन एक्सप्लेन करने से पहले अपन यहाँ पे सबसे पहले एक टॉपिक एक्सप्लेन करेंगे, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ना। ये टॉपिक है क्या, मैं कह रहा हूँ एक सिस्टम है, ठीक है ना। ये समझ लीजिए एक 2 डायमेंशनल सिस्टम और यहाँ पे मैंने एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया। ये पॉजिटिव चार्ज है, इसको अपन ने Q नाम दे दिया है। ठीक है भाई, मान लीजिए यहाँ पे ये बोर्ड है, इस बोर्ड पे मैंने एक कोई यहाँ पे मार्कर रख दिया और ये मार्कर काफ़ी बड़ा चार्ज है और एक छोटी सी इंक की बॉटल है जिसको अपन ने टेस्ट चार्ज नाम दे रहे हैं। टेस्ट चार्ज आपको बता चुका हूँ बहुत छोटा होता है और पॉजिटिव यानी धनात्मक होता है। तो इसको इसके पास में लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो हम जैसे भाई ये भी पॉजिटिव है यानी ये भी धनावेशित है और ये भी धनावेशित है। जैसे इसको इसके पास में लेकर जाओगे, ये क्या करेगा, इसको दूर फेंकने की कोशिश करेगा। तो हम जब इसको इसके पास में लेकर आएंगे तो हमको कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है ना, कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। जो ये बल लगा रहा है पीछे की तरफ, तो वो इसके अंदर कहीं ना कहीं एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, यानी ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। वही अपन निकालेंगे। इससे पहले मैंने आपको शायद इसको हिंदी में नहीं बताया, तो स्थिर वैद्युत की पोटेंशियल एनर्जी यानी विभव ऊर्जा। ठीक है ना, स्थिर वैद्युत की ऊर्जा भी बोलेंगे, स्थिर वैद्युत की पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ विद्युत ऊर्जा ही है। तो हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं चार्ज हमारे पास है ना, यहाँ पे रखा हुआ है और ये कोई टेस्ट चार्ज है Q0, ये छोटा सा चार्ज है, इसको हम इसके पास में लेके आ रहे हैं। ठीक है ना, इस लाइन के अलॉन्ग, ये लाइन थोड़ी टेढ़ी लग रही है, तो इस लाइन के अलॉन्ग हम इसके पास में इसको लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, समझ लीजिए मैं इसको कोई पॉइंट A से उठा करके मैं इस पॉइंट B तक लेकर आया। अब क्या करना पड़ेगा, मुझे कुछ वर्क डन, क्योंकि इसकी वजह से कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जनरेट हो रही होगी। इस तरीके से आउटवर्ड डायरेक्शन में, इधर भी जा रही होगी, इधर भी जा रही होगी। इस तरीके से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन विद्युत क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न हो रही होगी, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा होगा। यहाँ पे भी होगा और यहाँ पे भी होगा। दूर है तो यहाँ पे कम होगा, पास है तो यहाँ पे ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि E इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R² होता है, जितना दूर जाओगे कम होता जाएगा। तो जैसे जैसे इसके पास में लेकर आओगे वैसे वैसे इसके ऊपर जो लगने वाला फोर्स है वो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो आपको उस फोर्स के अगेंस्ट कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा, उस बल के विरुद्ध आपको कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। वही जो वर्क डन है, वही जो कार्य है वो इस चार्ज के अंदर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, उसी चार्ज को अपन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थिर वैद्युत की विभव ऊर्जा। ठीक है, अब आपको 2 चीज़ें करनी है। पहला तो इसको A से B तक लेकर आना है, लेकिन इस तरीके से लेकर आना है कि इसके अंदर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाए या इसका एक्सेलरेशन 0 हो जाए। आप कुछ इस तरीके से बोल सकते हैं। ये टॉपिक वैसे तो आप पढ़ चुके हैं ग्रेविटेशन में क्लास 11th में, जहाँ पर अपन निकालने की कोशिश करते हैं ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। ये हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, वहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के नाम से आता है। ये गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वाकर्षण विभव ऊर्जा, ऐसा कुछ टॉपिक का नाम आता है वहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ गुरुत्वाकर्षण होता है। वहाँ पे हम यही बोलते हैं कि भाई एक बहुत बड़ा प्लेनेट है, उसके पास में एक छोटे से प्लेनेट को लेकर आना है। तो जैसे प्लेनेट उसके पास में आएगा तो उसके अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर हो जाएगी, वही एनर्जी अपन को निकालनी होती थी। ठीक है, H हाइट तक अपन जब एनर्जी निकालते थे तो वही वाला वैसे ही टॉपिक है कि भाई एक बहुत बड़ा चार्ज है, उसके पास में एक छोटा सा चार्ज लेकर आ रहे हैं। तो ऑब्वियस ही बात है, ये इसको दूर की तरफ धकेल रहा है क्योंकि इसके ऊपर बल लगा रहा होगा। सिमिलर चार्जेस हैं, लाइक चार्जेस हैं, एक समान आवेश हैं दोनों के ऊपर, तो इसको दूर की तरफ, ये इसको इधर की तरफ, इस डायरेक्शन में एक बल लगाएगा। इसको अपन क्या बोल रहे हैं, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, स्थिर वैद्युत की बल है। इलेक्ट्रो का मतलब यहाँ पे किससे है, स्थिर वैद्युत की बल से है। तो ये स्थिर वैद्युत की बल इधर लग रहा है और हम जो एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, यानी जो बाह्य बल लगा रहे हैं हम, वो इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं ताकि इसको इसके
पास में लेकर आके सके। समझ रहे हैं? दो चार्ज है भाई, ये बहुत बड़ा चार्ज है, छोटा सा चार्ज है भाई, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, हम इसको इसके पास में धीरे धीरे लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं, इसको धक्का दे रहा है, तो आपको इसको इसके पास इस तरीके से लेकर आना है कि जितना फोर्स इधर लग रहा था ना उतना ही फोर्स इधर लगे। ठीक है ना? बस इतना ज़्यादा लगना चाहिए कि ये सिर्फ यहाँ पे इसकी तरफ मूव करे, लेकिन इसका जो एक्सेलरेशन है यानी जो वेग में परिवर्तन है वो कितना होना चाहिए? 0। उसके वेग में यानी उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। चेंज इन वेलोसिटी बोल दीजिए, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बोल दीजिए, या बोल दीजिए एक्सेलरेशन 0 है, त्वरण 0 है, सब चीज़ें सेम है। तो हम उसको A से B तक लेकर आते हैं। जब A से B तक लेकर आते हैं तो इस चार्ज की वजह से जो फोर्स लग रहा है, इसकी वजह से बल लग रहा है, उसके विरुद्ध, उसके अगेंस्ट आपको कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, और वही वर्क डन जो है इसके अंदर एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, जिसको अपन बोल रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है ना? स्थिर वैद्युत की विभव ऊर्जा। तो अब इतनी बात तो अपन को समझ आ गई कि इसके अंदर एनर्जी आई कहाँ से और हमको करना क्या है। A से B तक लेकर आना है, पर इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होनी चाहिए, अपन को करना है। ये बात अपन को समझ आ गई। तो जितना फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक लगा रहा है उतना ही फोर्स हमें भी लगाना है, यानी जितना स्थिर वैद्युत की बल लगा रहा है उतना ही हमको बाह्य बल भी लगाना ही लगाना है। ठीक है? इतनी बात तो समझ आ जाती है। अब दूसरी चीज़, ये जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है यानी स्थिर वैद्युत की बल जो होता है, जिसके लिए अपन पढ़कर आए कूलाम के लॉ से, K/Q1 Q2 अपन R², वो कंजर्वेटिव होता है नेचर में। वो कैसा होता है? कंजर्वेटिव यानी संरक्षी होता है प्रकृति में। पढ़ा होगा आपने ये बल, दो प्रकार के बल होते हैं, 2 टाइप के फोर्सेस होते हैं, एक तो संरक्षी और दूसरे क्या बोलते हैं? असंरक्षी, यानी कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। संरक्षी बल क्या होते हैं? हम किस फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं? हम यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं, स्थिर वैद्युत की बल, जो अपन पढ़कर आए ना कूलाम के लॉ से, उसी बल के बारे में बात कर रहे हैं। वही तो इसके ऊपर लगने वाला है। तो वो जो बल है वो कैसे नेचर का होता है? कंजर्वेटिव नेचर का होता है। कंजर्वेटिव नेचर यानी संरक्षी बल, जो कि सिर्फ किस पे डिपेंड करते हैं? इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे, मतलब उसके पाथ पे डिपेंड नहीं करते, पाथ डिपेंडेंट नहीं होते, सिर्फ प्रारंभिक और अंतिम बिंदु पर निर्भर करते हैं। वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदु पर निर्भर करते हैं, उसकी पाथ के ऊपर यानी उसके पथ के ऊपर निर्भर नहीं करते हैं। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल था, अभी मैं ज़मीन से जैसे वो समझ लीजिए 0 पोटेंशियल पे 0, मतलब इसकी जो इसका गुरुत्व विभव 0 है। यहाँ से मैं इसको यूँ उठाता तो भी mgh होती, यहाँ से इसको यूँ उठाता तो भी कितनी होती? mgh। मतलब ये सिर्फ इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करता है, बीच के पाथ पे डिपेंड नहीं करता। कोई भी कैसा है? कंजर्वेटिव है। हम किसी फोर्स को कंजर्वेटिव तभी बोल सकते हैं जब किसी भी फोर्स को, अगर कोई फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लग रहा है तो उसकी वजह से कुछ ना कुछ एनर्जी जनरेट हो रही होगी। तो कंजर्वेटिव फोर्स कब होगा? जब उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी यानी स्थिर ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का जो सम है, जो योग है, वो किसके इक्वल आ जाए? कांस्टेंट के। तभी वो फोर्स कंजर्वेटिव हो सकता है नेचर में। ठीक है? तभी अपन को मतलब बोल सकते हैं टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहे, कुल यांत्रिक ऊर्जा नियत रहे। ठीक है? तो जब आप इसको यहाँ से आप A से B तक लेकर आते हैं तो उसकी गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता, क्योंकि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। अब जब मैंने B पे चार्ज को रख दिया और छोड़ दिया, छोड़ते क्या होगा? ये चार्ज क्योंकि रिपेल कर रहा है, प्रतिकर्षित कर रहा है, तो एकदम से क्या बोलते हैं, क्योंकि इसके पास एनर्जी, जैसे स्प्रिंग है ना, समझ लीजिए आप स्प्रिंग को दबा रहे हैं। ठीक है ना? वो भी कंजर्वेटिव नेचर का होता है। तो जैसे आप उसको दबा रहे हैं, यहाँ तक पहुँच गए, जैसे छोड़ दिया तो क्या होगी? दूर की तरफ जाएगी ना। एक बहुत बड़ी बॉल थी, एक छोटी बॉल थी, दोनों को स्प्रिंग से अटैच कर रखा है। मैं इस छोटी बॉल को, समझ लीजिए ये मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ऐसा आप विजुलाइज कर सकते हैं। बहुत बड़ी बॉल है, ये छोटी बॉल है, स्प्रिंग से अटैच है। ठीक है? अब मैं इस बॉल को इसके पास में लेकर आने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मैं इसको इसके पास में लेकर आऊँगा, चलो ठीक है, मैं यहाँ तक ले आया फोर्स लगा करके, और ये कुछ इस तरीके की हो गई ना। ठीक है? इस तरीके से हो गई कुछ। अब जैसे मैं इस बॉल को यहाँ से छोड़ूंगा तो ये क्या होगी? एकदम से पीछे चली जाएगी ना। तो कहीं ना कहीं वो पोटेंशियल एनर्जी जो है, जो स्थिर ऊर्जा, वो किस में परिवर्तित हो गई? गतिज ऊर्जा में। सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, लेकिन टोटल एनर्जी हमेशा क्या थी? कांस्टेंट थी। इसका मतलब ये कैसे नेचर का फोर्स हुआ? ये जो लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो यानी स्थिर वैद्युत की बल है, वो किस नेचर का है? वो कंजर्वेटिव नेचर का है, संरक्षी नेचर का है। ठीक है? क्योंकि ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता। ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। चलिए
ये सब नोट्स में आपको मिल जाएगा, नीचे PDF में आपको लिंक में PDF मिल जाएगी, उस सब में लिखा है, उसमें सब कुछ लिखा है। तो हमको क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। अब ऑब्वियस सी बात है, जैसे जैसे पास जाते जाओगे वैसे वैसे वर्क डन क्या होता है, जो फोर्स है वो बदलता रहेगा, क्योंकि फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो किसके इक्वल होता है, K Q1 Q2 R स्क्वायर। अब डिस्टेंस अगर यहाँ से यहाँ पे चेंज हो रहा है तो फोर्स भी चेंज हो रहा होगा। तो अपन एक छोटे से एलिमेंट dr के बारे में बात करते हैं। उसके लिए मेरे को कितना वर्क डन करना पड़ेगा, उसके लिए मेरे को जो वर्क डन करना पड़ेगा dw, वो किसके इक्वल हो जाएगा, F एक्सटर्नल जो आप लगा रहे हैं डॉट dr वेक्टर। ये तो फोर्स का फॉर्मूला होता है, F वेक्टर इंटू F डॉट S होता है ना, तो F वेक्टर डॉट dr वेक्टर इस छोटे से पार्ट के लिए। और अगर मुझे A से B तक जाना है तो दोनों तरफ मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। लेट से इसकी जो पोजीशन है ये ओरिजिन पर रखा है, यानी मूल बिंदु पे, इसकी जो पोजीशन है यहाँ पे वो RA मान लेता है और इसकी RB। तो अपन को कहाँ से कहाँ पे जाना है, RA से RB। RA क्या है भाई, इसके भी कोऑर्डिनेट है, जैसे x1 y1 है और इसके x2 y2, ठीक है। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाना है, तो इससे जो डिस्टेंस है उसको RA नाम दे दिया, इसकी से जो डिस्टेंस है उसको RB नाम दे दिया। ये हमारे पास ये वाला जो डिस्टेंस हो गया हमारे पास RA, और ये जो नीचे वाला डिस्टेंस है कितना हो गया RB। सब कचरा हो रहा है मुझे पता है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं लिख रहा, ठीक है। तो अपन को उसको A से B तक मूव कराना है, और फोर्स कौन सा लगा रहे हो आप, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो। चलो इतनी बात भी समझ आ गई। अब एक्सटर्नल फोर्स जो है आपका, जो आप बाह्य बल लगा रहे हो, वो अपन बोल सकते हैं ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल होगा, यानी स्थिर वैद्युत की बल के बराबर होगा, लेकिन माइनस में, क्योंकि स्थिर वैद्युत की बल इधर लग रहा है, बाह्य बल इधर लग रहा है। यानी इसको मैं माइनस ऑफ RA RB और इसको मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिप्लेस कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे बाहर या फोर्स की वैल्यू नहीं पता, इलेक्ट्रोस्टैटिक की तो पता ये रही। बस Q1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी Q, और Q2 की वैल्यू Q0, इसी चार्ज को तो लेकर आ रहे हैं। तो बेसिकली हमारे पास फॉर्मूला आ गया, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक का। अब बात आती है, जब अपन डॉट प्रोडक्ट हटाते हैं, अपन को पता है कि जब अपन डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो हमारे पास आता है dr cos थीटा, और थीटा की वैल्यू अपन को पता करनी है यहाँ पे। चलिए थीटा की वैल्यू पता करने से पहले मैं आपको बता दूं, इस वर्क डन को अपन यहाँ पे नाम दे देते हैं कुछ, इसको हम इंटीग्रेशन ऑफ dw को हटा करके अपन इसको लिख देते हैं w ऑफ AB, यानी A से B की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ये जो w ऑफ AB है ये किसके बराबर होएगा, इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस के बराबर। यहाँ पे इसकी कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी स्थिर ऊर्जा रही होगी, यहाँ पे कुछ स्थिर ऊर्जा है, तो दोनों की जो स्थिर ऊर्जा का अंतर है वो किसके बराबर हो जाएगा, वर्क डन के। तो अपन बोल सकते हैं कि वर्क डन किसके इक्वल है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, जिसको अपन कैपिटल U से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी वो कम है और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, तो अपन इसको ऐसे ही तो लिख रहे हैं UB माइनस U है, क्योंकि कहाँ से कहाँ पे जा रहे हैं, A से B की तरफ। तो B पे जो पोटेंशियल एनर्जी वो ज़्यादा है ना, तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, छोड़ते ज़्यादा दूर जाएगा, और यहाँ पे रखेंगे तो ऑब्वियसली थोड़ी कम दूर जाएगा। तो ये जो वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए। इतनी बात भी हमको समझ आ गई, यानी जो भी इंटीग्रेशन करने के बाद वैल्यू आएगी वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी आनी चाहिए, नेगेटिव क्वांटिटी नहीं आनी चाहिए। क्यों, क्योंकि B पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है। चलिए तो हमारा जो यहाँ पे थीटा आएगा वो आएगा हमारे पास 0 डिग्री, यानी dr के बीच में और इलेक्ट्रोस्टैटिक के बीच में जो लगने वाला जो बनने वाला जो एंगल है वो कितने का आएगा, 0 डिग्री का एंगल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको डायरेक्ट हम 0 डिग्री लिख देते हैं। ये RA हो गया और ये RB, ये WAB की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, जो कि खुद किसके इक्वल है, डेल U के। तो ये आ गया हमारे पास, इसकी वैल्यू Q0 अपॉन R स्क्वायर dr cos 0 की वैल्यू 1, RA RB और ये माइनस का साइन। इसमें से जो कांस्टेंट है बाहर निकाल देते हैं, Q0 ये सब बाहर आ गया, और 1 अपॉन R स्क्वायर अंदर, dr के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन RA से RB। सबको फॉर्मूला याद ही होगा, x का इंटीग्रेशन x की पावर n का, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। इसके ऊपर पावर कितनी है, -2 है ना, ऊपर जाते -2 जाएगी, तो -2 प्लस 1 -2 प्लस 1, तो r की पावर -1 अपॉन -1। तो इसको अपन ऐसा कुछ लिख सकते हैं, आता होगा 1 अपॉन R स्क्वायर का इंटीग्रेशन सीधे सीधा माइनस का 1 अपॉन R होता है। तो उसको इंटीग्रेट करने के बाद वैल्यू आई Q0 1 अपॉन R। अच्छा देखो, यहाँ का माइनस और बाहर का माइनस कैंसिल हो गए, ठीक है, और यहाँ पे आ रहा है RA से RB तक,
तो उसको सॉल्व करने पे वैल्यू आएगी, उसके बाद अपने यहाँ पे कर रहे हैं, तो डब्ल्यू ए बी हमारे पास आ गया के क्यू क्यू नॉट 1/RB माइनस 1/RA, और ये हमारे पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी आ गई। ठीक है, अब कुछ अजम्पशन है, जैसे जब अपन ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करते थे, गुरुत्वाकर्षण विद्युत विभव ऊर्जा के बारे में बात करते थे, तो वहाँ पे अपन अर्थ के लेवल को यानी पृथ्वी की सतह को जीरो पोटेंशियल यानी जीरो विभव मान के चलते थे। इसी तरीके से अपन को यहाँ पे एक और अजम्पशन करना है कि अनंत पे एट इनफाइनाइट यानी अनंत पे जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी होती है वो कितनी होती है, जीरो। और जनरली जब भी अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करते हैं यानी विभव ऊर्जा के बारे में बात करते हैं, तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि इस चार्ज को ए जो है पॉइंट कहाँ पे है, बहुत ज़्यादा इन्फाइनाइट, बहुत दूर है। तो जब ए को मैं इन्फाइनाइट मान लूँगा तो आर ए कितना हो जाएगा, इन्फाइनाइट। और आपको पता है 1/RA जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो, क्योंकि 1/इन्फाइनाइट हो गया ना ये। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ इस पॉइंट ए को उठा के कहाँ रख दो, इन्फाइनाइट पे। जनरली अपन ऐसा ही करते हैं। तो इन्फाइनाइट पे उठा के रखा तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, जीरो। जब इसकी वैल्यू हो गई जीरो तो हमारे पास इस डेल यू को अपन लिख सकते हैं यू बी माइनस यू इन्फाइनाइट, क्योंकि ए की वैल्यू कितनी हो गई, इन्फाइनाइट, और इन्फाइनाइट के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, जीरो। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट मानते हैं, तो यहाँ पे इन्फाइनाइट की वैल्यू कितनी मानते हैं, जीरो। तो इसको डायरेक्टली अपन यू बी लिख सकते हैं, उसके लिए हो गई के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर बी। तो यहाँ से अपन ने एक जनरल फॉर्मूला ड्राइव कर दिया कि किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी के Q1 Q2 अपॉन आर के इक्वल आती है। ये अपन ने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। ठीक है, जबकि जो अपनी जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी आ रही है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो 1/r² के इक्वल आ रही थी, जबकि U जो है वो R के इन्वर्स प्रोपोर्शनल है। यानी अगर मैं ग्राफ प्लॉट कर दूँ U के बीच में और R के बीच में, तो कैसी आएगी, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, सो ये अपन ने करा, कुछ भी नहीं करा, चार्ज क्या रखा था, ए से बी पे लेके जाना था। ठीक है, इस तरीके से लेके जाना था कि पोटेंशियल एनर्जी में जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज जीरो आ जाए एंड एक्सेलरेशन जीरो आ जाए। फिर अपन ने बोला कि भाई छोटे से पार्ट के लिए निकालना था, तो डी आर, तो एफ एक्सटर्नल इंटू डी आर। एक्सटर्नल क्या है, बाह्य बल जो लग रहा है, आप यहाँ पे हिंदी वाले बाहर लिख देना। जो बाह्य बल है वो स्थिर वैद्युत की बल का ऋणात्मक होगा, क्योंकि स्थिर वैद्युत की यहाँ लग रहा है और बाह्य बल यहाँ, तो इसको अपन ने ऐसा ही लिखा। फिर डॉट को हटा करके लिख दिया अपन ने cos जीरो, इसके लिए 1 हो गई। उसके बाद हमारे पास हो गया आर ए से आर बी, इसमें अपन ने के क्यू क्यू नॉट को बाहर रखा, 1/r², उसका इंटीग्रेशन हो गया 1/r, माइनस में माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पर माइनस लिखना भूल गए। और इसके बाद जो हमारे पास वैल्यू थी वो अपन ने रख दी, रखने के बाद ये आया, और अपन बोलते हैं कि जो पॉइंट है कहाँ पे, इन्फाइनाइट पे, इसलिए इसकी वैल्यू कितनी हो गई, जीरो। तो जनरल फॉर्मूला हमारे पास निकल के आ गया। आई थिंक सो ये आपको समझ आ गया होगा। तो इसके बाद इसी के अंदर एक छोटे से टॉपिक के बारे में अपन और बात करेंगे। ये सब आपको नोट्स में मिल जाएगा, अच्छे से प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ है, सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा था मैं यहाँ पे। तो जनरली जो पोटेंशियल एनर्जी उसको अपन किस में मेजर करते हैं, यानी इसकी जो यूनिट है यानी जो मात्रक है वो क्या है, वो है इसका जूल। लेकिन इसको अपन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करते हैं, इसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल होता है, 1.6 × 10⁻⁹ जूल के। अगर आपसे कोई बोले कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, भाई एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को 1 वोल्ट पोटेंशियल के अंदर छोड़ दो, वो जितनी एनर्जी अचीव कर लेवे उसको अपन क्या बोलेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, 2 पॉइंट है, एक पॉइंट और दूसरा पॉइंट। ठीक है, वैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में अपन आगे बात करेंगे, अभी तो ऊर्जा के बारे में बात कर रहे हैं, एनर्जी के बारे में। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ होता क्या है कि भाई सपोज ये था 0 वोल्ट पे, थोड़ा बहुत तो ध्यान ही होगा, और ये है 1 वोल्ट पे। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, एक इलेक्ट्रॉन को ऑब्वियसली बात है जो इलेक्ट्रॉन है वो हाइयर से लोअर पोटेंशियल पे जाता है, ज़्यादा से कम पे। तो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यहाँ पे मूव करेगा, एक इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं, तो जब वो 1 से 0 पर जाएगा तो जितनी एनर्जी उसके पास आ जाएगी, जितनी ऊर्जा उसके पास आ जाएगी, उसको अपन कितना बोलते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, यही डेफिनेशन होती है कि एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट पे एक्सेलरेट करने पे वो जितनी एनर्जी एक्वायर कर लेता है, जितनी एनर्जी उसके पास आ जाती है, जितनी ऊर्जा वो अवशोषित कर लेता है, संग्रहित कर लेता है, जब उसको एक विभवांतर अंतर पे छोड़ा जाता है, तो
तो जितनी ऊर्जा उसके पास आ जाती है उसको अपन क्या बोलते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 1 मार्क्स में पूछ लिया जाता है या वैल्यू पूछ ली जाती है, आएगी आपके काम आगे वैसे भी। सो आई थिंक जो आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी समझ आ गई होगी। एक चीज़ मैं यहाँ पे और आपको बता दूँ, अगर यहाँ पे पॉजिटिव की जगह नेगेटिव चार्ज होता, मैं क्या कह रहा हूँ, पॉजिटिव की जगह यहाँ पे क्या होता, नेगेटिव चार्ज होता, तो उस केस में आपको उसको पास नहीं लेकर आना पड़ता, क्योंकि पास तो ऑलरेडी आ रहे होते, क्योंकि दोनों डिसलाइक चार्जेस अलग अलग चार्जेस हैं। उस केस में आप इसको दूर ले जाते हैं, ठीक है ना। जब लाइक चार्जेस हैं, एक जैसे चार्ज तो दूर ले जाओगे, ऑब्वियस ही बात है। उस केस में आपको कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। उस केस में जब आप इसको पास में लेकर आओगे तो वर्क डन कैसा होगा, नेगेटिव। वर्क डन कैसा होगा, नेगेटिव, क्योंकि जो आपका फोर्स है वो यहाँ लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट आप ऊपर कर रहे हो। मैं क्या कह रहा हूँ, जब चार्ज को नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ लेकर आ रहे होते हैं, इधर की तरफ, भाई यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे चार्ज कैसा है, नेगेटिव। भाई पॉजिटिव चार्ज को तो वैसे ही खींच रहा है, आप उसको उसकी डायरेक्शन में और ले जाने की कोशिश कर रहे हो, तो आपने जो वर्क डन करा होता है कैसा होता, नेगेटिव, ठीक है। जहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, भाई जैसे दोनों पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है, इसको यहाँ पे लेकर आओगे तो वर्क डन कैसा होगा, पॉजिटिव। और अगर इसी चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज को मैं इधर की तरफ लेके जाता हूँ तो वर्क डन कैसा होता, नेगेटिव, क्योंकि वो ऑलरेडी खुद ही खुद जा रहा है, मेरे को ले जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता और ये नेगेटिव चार्ज होता, यहाँ सपोज को नेगेटिव मान लो क्योंकि टेस्ट चार्ज पॉजिटिव लेते हैं, और इसको यहाँ पे लेकर आते तो वर्क डन कैसा होता, नेगेटिव, क्योंकि खुद ही जाना चाहता है। और अगर ये इसको अपन दूर की तरफ ले जा रहे होते तो वर्क डन कैसा होता, पॉजिटिव, यानी खुद जाए, जैसे इसमें ये जो पॉजिटिव चार्ज हो खुद जाना चाहता है दूर दूर, तो वर्क डन कैसा हो गया, नेगेटिव। पॉजिटिव पास नहीं आना चाहते फिर भी आप ला रहे हो तो वर्क डन कैसा हो गया, पॉजिटिव। खुद जाना चाहे तो नेगेटिव, अगर आप करो उसी डायरेक्शन में तो, ठीक है ना। ये पॉजिटिव था, मैं फिर भी इसको दूर की तरफ ही ले जा रहा हूँ तो वर्क डन कैसा हो गया, नेगेटिव। ये पॉजिटिव है, पास लेके आ जाना चाहता हूँ तो वर्क कैसा हो गया, पॉजिटिव। खुद जाना चाहे तो वर्क डन हमेशा नेगेटिव, और खुद नहीं जाना चाहे और आप फिर भी लेकर जा रहे हो तो वर्क पॉजिटिव। बस इतना सा आपको याद रखना है, ठीक है। यानी नेगेटिव पॉजिटिव को पास लोगे तो वर्क नेगेटिव, क्योंकि वो तो ऑलरेडी जाना चाहते हैं, आप खुद क्या लेकर आ रहे हो उसको। और अगर दूर ले जा रहे होते तो वर्क पॉजिटिव होता, ठीक है। और पॉजिटिव में इसका उल्टा हो जाता, जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन करा। आई थिंक सो आपको सभी टॉपिक समझ आ गया होगा। एक न्यूमेरिकल मैं सोच रहा हूँ इसके ऊपर कर लिया जाए, इसके बाद इस लेक्चर को ओवर करते हैं। तो देखते हैं न्यूमेरिकल क्या है, छोटा सा ही है। न्यूमेरिकल ये है कि भाई एक लाइन है और उस पर 3 चार्ज रखे, -q, +q और -q, ठीक है। सब इक्वल डिस्टेंस पे, तो इक्वल डिस्टेंस अपन r मान लेते हैं। मैं कह रहा हूँ इस पूरे सिस्टम की जो एनर्जी है वो कितनी है, 0। आपको बताना है Q और कैपिटल Q का रेशियो क्या होगा। भाई एनर्जी 0 है, इन दोनों में लग रही होगी, इन दोनों में लग रही होगी और इन दोनों में लग रही होगी। मैं क्या बोल रहा हूँ, इन दोनों में लग रही होगी क्योंकि एक दूसरे को आपस में खींच रहे हैं एक दूसरे की तरफ। इन दोनों में लग रही होगी, एक दूसरे को दूर भेज रहे हैं। और इन दोनों में लग रही होगी क्योंकि एक दूसरे को आपस में पास में खींच रहे हैं। फॉर्मूला वही यूज़ करना है, तो K - Q अपॉन डिस्टेंस हो गया r²। अच्छा एक चीज़ मैं आपको और बताना भूल गया, जब अपन फोर्स के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे मैं कभी भी आपको ये नहीं बोलता हूँ कि आपको साइन लेना है। अगर नेगेटिव है तो भी उसको अपन फोर्स को हमेशा, जब फोर्स निकालते हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा कैसे लेके चलते हैं, साइन की पॉजिटिव लेके चलते हैं, क्योंकि डायरेक्शन हम वहाँ पे बताते हैं। लेकिन वर्क डन, ये जो हमारे पास एनर्जी है वो एक स्केलर क्वांटिटी, एक अदिश राशि, इसकी कोई दिशा नहीं होती है, इसलिए जैसा साइन आपको वैसा लेना पड़ेगा। अगर मैं बल निकाल रहा होता इन दोनों के बीच में तो यहाँ पे माइनस का साइन नहीं आता, ठीक है। लेकिन अगर मैं एनर्जी निकाल रहा हूँ तो माइनस का साइन आएगा। एनर्जी है तो आपको साइन लेना है। और अगर वर्क डन निकाल रहे हो, अपन वहाँ पे पढ़ चुके हैं ना, F और E में कभी भी अपन साइन नहीं लेते, कभी भी नहीं लेते। और अगर मैं यहाँ पर एनर्जी के बारे में और आगे पोटेंशियल V, U और V के बारे में बात करूँगा, एक तो एनर्जी होगी U और पोटेंशियल होगा V, उसमें हमेशा साइन को आपको लेना है। हाँ लेना है भाई, ये बात आप दिमाग में रख लेना, नहीं तो क्वेश्चन आपके गलत हो जाएंगे। तो यहाँ पे अपन को साइन लेना है, इस चीज़ का अपन को याद रखना है। तो इन दोनों की एनर्जी इन दोनों की एनर्जी आ गई K - Q अपॉन R प्लस, फिर इसकी और इसकी एनर्जी देख लीजिए, तो K - Q अपॉन R प्लस इन दोनों की एनर्जी Q अपॉन R। टोटल एनर्जी किसकी इक्वल है, 0 के। बस सॉल्व करना है, थोड़ा सा इसको रब कर देते हैं, अच्छा दिख रहा है। ठीक है, तो बस इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, K Q अपॉन R, तो सब में से आ ही रहा है। तो यहाँ पे बचेगा
माइनस का क्यू, यहाँ पे बचेगा माइनस माइनस प्लस हो गया, क्यू अपॉन सिर्फ क्यू ही बच रहा है। ओके, वी हैव डन अ मिस्टेक। माइनस क्यू और माइनस क्यू के बीच का डिस्टेंस कितना है, 2r, तो यहाँ पे आएगा 2, सॉरी फॉर दिस, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस का क्यू इक्वल्स टू 0। अब ये वाली जो वैल्यू है के क्यू अपॉन आर, वो 0 तो हो नहीं सकती क्योंकि ये तो पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी, तो 0 किसको करना पड़ेगा, यहाँ पे भी माइनस ही आएगा, ये लिखा गलत है हमने क्या करा, इन दोनों की ये रही, इन दोनों की ये रही, इन दोनों की ये रही, बस डिस्टेंस देखना था। फिर के क्यू अपॉन आर सब में से आ रहा था, बाहर ले लिया, माइनस क्यू माइनस माइनस प्लस क्यू अपॉन 2 और माइनस प्लस माइनस और ये माइनस का क्यू, माइनस क्यू माइनस 2q क्यू बाई 2, ये 0 के इक्वल आएगा। अगर ये 0 नहीं तो ये 0 होना पड़ेगा, क्योंकि दो टर्म अगर मल्टीप्लाई में तो एक को 0 होना पड़ता है ओवरऑल क्वांटिटी 0 करने के लिए। तो माइनस का 2q इक्वल्स, अब ये जब वहाँ पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इक्वल्स टू क्यू बाई 2, तो यहाँ से हमारे पास आ गया 4 इक्वल्स टू क्यू बाई क्यू। तो रेशो कितना आ गया, क्यू रेशो क्यू की वैल्यू आ गई 4:1। ये बहुत ईजी सा सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। बस याद रखना है पाथ पे कभी भी डिपेंड नहीं करता, यानी अगर आप चार्ज को, दो चार्जेस रखे हुए हैं इस तरीके से आप वर्क डन ऐसे करो, ऐसे करके ले जाओ, पाथ पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि ये कंजर्वेटिव नेचर का होता है, फोर्स जो है यानी संरक्षी बल होता है। सो आई होप आप सबको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। स्टिल नहीं आ रहा है तो कमेंट कर दीजिए, ग्रुप है उस पर पूछ लीजिए। न्यूमेरिक जो आपको जितने भी नोट्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, हिंदी में भी इंग्लिश में भी इस लेक्चर के, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो शेयर करिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।